तो देखो अब प्रोटीन में जैसा कि ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ही एकदम होता है। सी से एक एच और एक और एच होता है और एक एल्काइल चेन होता है। ये सब चीज़ कार्ब्स में भी होता है, बस प्रोटीन में NH3 एमिनो एक एक्स्ट्रा ऐड होता है उनके सोर्स से। और ये चीज़ याद रखना कि केवल एमिनो ऐड होता है और सब चीज़ सेम होता है, ये बाद में यूज होगा। देखो प्रोटीन ये सब पढ़े हो प्राइमरी से किस्म में स्ट्रक्चर जिसमें एमिनो एसिड जोड़ के सीधा चेन बनाती है। सेकेंडरी में बीटा प्लेटेड हेलिक्स तभी वो सेकेंडरी कुछ होता था और फिर टर्सरी वूलन टाइप होता था। क्वार्टिनरी उसका और वूलन से मिला दो क्वार्टिनरी होता है। देखो टेरेसरी और क्वार्टरनरी जो प्रोटीन होता है वही फंक्शनल होता है और सब फंक्शनल नहीं होता, वो फंक्शनल होता है। टेरेसरी और क्वार्टरनरी फंक्शनल प्रोटीन होता है। और देखो जो हमारा मसल्स होता है वो पूरा प्रोटीन का बना होता है, जो उसका एक्टिन मायोसिन होता है वो सब प्रोटीन का बना होता है। और देखो जैसे बॉडी डाइजेस्ट करती है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टरनरी जो भी प्रोटीन है वो अल्टीमेटली एक सिंगल जैसे कि जैसे सबसे पहले तो जैसे ये एक एमिनो एसिड है, फिर ऐसे ही और मतलब ऐसे ही जुड़ के 2-3 पूरा चेन बना देती हैं ना। तो उसका मतलब अल्टीमेटली ये एक में ही टूटता है, एक एमिनो एसिड में। ये कोई भी प्रोटीन हो प्राइमरी सेकेंडरी जब डाइजेस्ट होकर यूज होता है तो शायद से वो एक सिंगल एमिनो एसिड में टूटता है। अब देखो प्रोटीन की क्वालिटी कैसे टेस्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो वही कि देखो प्रोटीन क्वालिटी टेस्ट करने के लिए भाई ये सबसे पहला पॉइंट उसमें होगा कि उसमें जो पूरा 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट, जिसमें जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स होगा, ये हो गया। और दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी की, मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी आसानी से डाइजेस्ट हो रही है यार, वो तभी होगी जिस चीज़ में जितना कम न्यूट्रिएंट्स होगा। जैसे कोई चीज़ अगर मान लो है तो जैसे मान लीजिए किसी जिस चीज़ में मतलब कि कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह है तो वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेंगी, बजाय कि जिसमें केवल प्रोटीन ही ज़्यादातर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं है तो वो आसानी से अब उसको पचाने में नहीं एनर्जी यूज होगी तो आसानी से डाइजेस्ट होंगी। तो वही है जैसे कि मान लो डाइजेस्टिबिलिटी में एक मतलब कि नॉन वेज ले लो यानी मुर्गा ले लो और वेज ले लो यानी कि राजमा ले लो, कुछ भी ले लो, वही नॉन वेज और वेज। तो उसमें ज़्यादातर मतलब पूरा प्रोटीन होता है और फैट लगभग होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ना के बराबर होता है। कार्ब्स तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, मिनरल्स थोड़ा बहुत होता है। और राजमा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फाइबर्स भी होता है, उसे भी आप बचाओ, मिनरल्स भी, प्रोटीन तो भी। देखो और ऑयल में भूज करोगे तो फैट भी आ जाएगा। तो वही है कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर ये सब और मतलब पचाना पड़ेगा तो इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा वो यूज होगा। तो इसका इसलिए नॉन वेजिटेरियन चीज़ क्योंकि जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट सभी चीज़ लगभग होती है तो इसीलिए उससे उतना आसानी से नहीं डाइजेस्टिबिलिटी उसकी होगी। वहीं पे अगर नॉन वेज यानी इस सब तरह का मांस इस सब तरह में मतलब कि फैट हो गया और मतलब कि कार्ब्स फाइबर थोड़ी ये सब नहीं होता है लगभग, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वही डाइजेस्टिबिलिटी किसकी, ये जो कि नॉन वेज की सिंपल सी ज़्यादा होती है और वेज की कम होती है। और बायो अवेलेबिलिटी की वो चीज़ कितनी अच्छी से बॉडी उसको यूज कर पा रही है, यूटिलाइज कर पा रही है कितनी अच्छे से, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और देखो ये तो बता ही दिया कि जैसे कि नॉन वेज है तो उसमें तीनों से 9 से एमिनो एसिड भी होती है, डाइजेस्टिबिलिटी भी होती है, बायो अवेलेबिलिटी भी होती है, तीनों चीज़ नॉन वेज में होती है। और वहीं पे वेजिटेरियन है तो उसमें तीनों चीज़ नहीं होती है। एक तो ये कि समझ डेवलप किए कि मतलब कि डाइजेस्टिबिलिटी में कार्बोहाइड्रेट फैट आ जाता है वेजिटेरियन, इसलिए उतना अच्छा नहीं होता है। अब एक और चीज़ समझो, जैसे कि मान लो कि आप वेजिटेरियन फूड सोर्स देते हैं, नॉन वेज में तो देखो तीनों होगा तो उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब वेज आज का देखते हैं, वेज में देखो ना, जैसे राजमा ले रहे हो तो राजमा अकेले नहीं, राजमा चावल के साथ, यानी कहने का मतलब है 2 फूड को मिक्स करके खाओगे, जैसे ये दाल चावल या तो राजमा चावल, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा तो उधर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें प्रॉब्लम होगी कि वही कि मान लो कार्ब भी आ जाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी में प्रथम प्रॉब्लम होगी, कार्ब्स भी आ जाएगा और उसे तलोगे तो फैट में के साथ भी आ जाएगा, ऑयल में तलोगे तो फैट भी आ जाएगा। तो वही है कि इसमें ये सब आ जाएंगे तो ज़्यादा
तो वो करना पड़ेगा, इसलिए डाइजेस्टिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। और मान लो जैसे सोया चंक लिए हो तो उसमें उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी प्रोटीन तो ज़्यादा होता है, नॉइस एमिनो एसिड, लेकिन उसमें उसको बॉडी अच्छे से यूज और यूटिलाइज नहीं कर पाती है वो उतना प्रोटीन जितना पूरा होता है भाई यूज, तो इसीलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है नॉन वेज में। सोया चंक और इधर राजमा अलग अलग है ताकि समझाया जा सके। सोया चंक भाई की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है नॉन वेज में, और इधर इसका डाइजेस्टिबिलिटी का बता ही दिया हूँ कि ये सब कार्ब्स फैट भी पचाना पड़ता है इसलिए ज़्यादा वो लगता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखो 3 तरह का प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, सोया प्रोटीन। देखो ये वे और केसीन दोनों मिल्क में होते हैं। इस तरीके से समझ सकते हो कि मिल्क में जो मतलब वो पनीर के साथ निकलता है वो तो वे होता ही है, और जो प्रोटीन होता है मिल्क में वो केसीन ही होता है। तो इसलिए इस तरीके से वही दो, एक जो निकलता है पनीर में और जो एक्चुअली में होता है केसीन वे वही होता है। सोया वही सोया चंकों को यही वाला सोया वाला प्रोटीन की बात की जा रही है। अब देखो वे में भी 3 होता है, कॉन्सनट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज। देखो हाइड्रोलाइज जो है प्योर होता है, उसमें लगभग पूरा प्रोटीन ही होता है, कार्ब्स ऑलमोस्ट 0 बराबर होता है। और वहीं पे कॉन्सनट्रेट वाला थोड़ा मतलब कि 1-2 ग्राम कार्ब्स भी होता होगा, नहीं तो उसमें भी लगभग वही बस यही है कि इसमें ऑलमोस्ट 0 होता है, इसमें थोड़ा बहुत कार्ब्स भी होगा कॉन्सनट्रेट में, और नहीं तो हाइड्रोलाइज में पूरा प्योर होगा। बस इतना सा अंतर है। और इसका मतलब ये जो टॉप में आएगा इसका बायो वही है कि एसेंशियल भी होगा, डाइजेस्टिबिलिटी भी होगा, अवेलेबिलिटी भी होगा। सब में यही हम चेक करेंगे किसमें कितना एसेंशियल, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कौन सा कितना अच्छा प्रोटीन है। अब देखो केसीन वाले में भी एसेंशियल भी लगभग है, डाइजेस्टिबिलिटी भी है और बायो तीनों ठीक है, लेकिन ये डाइजेस्ट स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मिसल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए स्लो डाइजेशन होता है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, ये अच्छा प्रोटीन सोर्स है वे से ज़्यादा, बीएफआई के अकॉर्डिंग वे से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस डाइजेस्ट, क्योंकि बॉडी बॉडी ये नहीं बोलती हमें जल्दी प्रोटीन चाहिए, नहीं ये नहीं बोलती है। बॉडी ये भी नहीं बोलती है कि एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, नहीं, बस कंटिन्यूअसली प्रोटीन पहुँचते रहे ये बॉडी मांगती है। तो इसमें धीरे ही भरे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली पहुँचता तो रहेगा। बॉडी को ये नहीं चाहिए कि जल्दी मिल जाए या तो एक साथ ज़्यादा मिले, नहीं, बस कंटिन्यूअसली पहुँचता रहे। और वही मसल प्रोटीन सिंथेसिस है कि मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए जाएगा सेल्स के पास, फिर उसमें अपना मसल प्रोटीन यानी मसल बड़ा करना स्टार्ट होगी, मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो वही है कि जल्दी नहीं चाहिए, एक साथ ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बस कंटिन्यूअसली मिलता रहे वही। और वैसे ही इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो रहेगा ये, इसके सीन धीरे धीरे मतलब कि वो होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली मिलता तो रहेगा, इसलिए अच्छा होता है। लाइक उतना भी कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन लगभग यही है। और सोया में क्या है, इसमें इसमें जो है नो एसेंशियल अमीनो एसिड भी होती हैं, डाइजेस्टिबिलिटी भी होती है, क्योंकि जो है सोयाबीन वोयाबीन में एक ही कार्ब्स और फैट नहीं होता है साथ में, इस दो साइंसेस होगा साथ छोड़ो, डाइजेस्टिबिलिटी भी, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। भाई है कि सोया चंक्स की बायो उतनी अच्छे से यूज और यूटिलाइज नहीं कर पाती है बॉडी। और एस्ट्रोजन वो जो भ्रम था वो भी वो रिसर्च में प्रूफ है, उससे वैसा कुछ नहीं होता, वो तो है ही। तो यही था अभी तक इतना प्रोटीन का। और प्रोटीन में ये भी कि उसका प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये भी मतलब ऊपर लिखा था, बताना था, भूल गया कि देखो प्रोटीन का फंक्शन वही है कि बिल्डिंग मसल, हड्डी, आँख, कान, सभी चीज़ बिल्डिंग ऑफ बॉडी, एक एक चीज़ बॉडी की प्रोटीन से बनी है। और हार्मोन्स बनाने के, जैसे टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि ये सब जो हार्मोन्स रिलीज होती हैं, जीएच, एनएच, जीएनआरएच, ये सब हार्मोन्स बनाने के भी साथ, और एंटीबॉडी, जैसे कि जो हमारी मान लो कोई बैक्टीरिया आता है या तो जो भी वायरस आता है तो उसकी जो एंटीबॉडीज वो जो बनती है ना, मान लो एंटीबॉडी वो प्रोटीन से ही एंटीबॉडी वो बनी होती हैं। जैसे पोलियो में मतलब क्या होता है कि एक बार किसी को दे दिए ये नकली वाला शुरू में, तो उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर जाती, तो वो जो मतलब कहने का मतलब ये जो बनता है ये एंटीबॉडीज प्रोटीन का बना होता है। और जो है फैट के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। अभी हम दिखाएंगे कि फैट से प्रोटीन चिपक के एक में ये छोटा सा
प्रोटीन होगा और एक में ये बड़ा प्रोटीन होगा और इधर इस एक में ये बड़ा वाला प्रोटीन होगा। अभी आएंगे कि उसको चिपक के ट्रांसपोर्ट कराने के काम आती है प्रोटीन फैट को। और एक्सचेंज में भी अभी आएंगे कि मतलब कि प्रोटीन मतलब ये आएंगे उसमें बताएंगे कि एक अंदर जाता है और एक बाहर आता है। एक्सचेंज में एक तरह का प्रोटीन भी काम आता है, अभी दिखाएंगे। होल्ड करना इस पॉइंट को। और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि 4 कैलोरीज होती हैं तो एनर्जी भी प्रोवाइड वगैरह करता है, वो भी अभी आएंगे। तो सबसे पहले देखो कि जैसे ये कि प्रोटीन स्टोर होता है, जैसे फैट तो स्टोर होता है बॉडी में, लेकिन प्रोटीन स्टोर होता है कि नहीं वो देखो। प्रोटीन स्टोर नहीं होता है क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। देखो नाइट्रोजन बैलेंस, देखो सिंपल सा है, एक सेल है और उसमें सार्कोप्लाज्म यानी लिक्विड होता है और उसी लिक्विड में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे ढेर सारे, इसीलिए उसको एमिनो एसिड का पूल बोल देंगे। तो सिंपल सा है, अगर तू 10 एमिनो एसिड मान लो खा रहे हो, आने का मतलब यही है कि 10 एमिनो एसिड्स खा रहे हो तो बॉडी जो है इसमें से यूज करके जो वेस्ट फॉर्म में 10 एमिनो एसिड्स बाहर भी निकाल देगी। तो इस केस में 10 आया और 10 गया, देखो स्टोर नहीं होगा क्योंकि जितना आएगा लगभग चला ही जाएगा इसलिए। और 10 आया 10 गया, तो इस केस में नाइट्रोजन जो है बैलेंस है, ये मेंटेनेंस कैलोरीज पे है। और जो है अगर मान लो 8 ठो खाए और 10 ठो बॉडी बाहर निकाल, नहीं 20 ठो मान लो बाहर निकाल दी, तो 8 ठो खाए 20 ठो बाहर निकाल दी, तो ये कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी जितना प्रोटीन खा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन बाहर निकाल रही है, तो मसल लॉस होता जाएगा। तो इसी केस में निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। किस किस केस में, एक तो बीमारी के केस में अभी आएंगे। और मतलब पहला तो ये, और दूसरा जो है कि जब आप क्या बोलते हैं, क्या लिखा है कि आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो नेगेटिव, और यही कैटाबॉलिज्म स्टेट है। देखो एक तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म तो होता है कि आप कैटाबॉलिज्म स्टेट में चले जाते हो तो मसल लॉस होता है, एक तो ओवरऑल होता है, लेकिन प्रोटीन में भी होता है कि प्रोटीन भी अगर आप ज़रूरत से कम ले रहे हो तो स्पेशली प्रोटीन में भी कैटाबॉलिज्म होता है। ओवरऑल तो होता ही है वही कि जितना आप ज़रूरत है उससे कम दे रहे हो तो कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाओगे। तो छोड़ो कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो नेगेटिव कैटाबॉलिज्म होगा। अगर वहीं पे ये 20 ठो एमिनो एसिड दे रहे हो और जितना ज़रूरत हो 10 का है तो 10 ही का निकालेगा भी, लेकिन ये निकालेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में तो कम ही निकाला है ना, तो कम निकाला है तो यानी 20 ठो लिए 10 ठो निकाला, तो पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिज्म में स्टेट में वो मसल ग्रोथ करेगी बॉडी, जितना दे रहे हो उससे कम निकाल रही है। 20 ठो दे रहे हो और 10 ठो, तो कैटाबॉलिज्म स्टेट में, तो इसमें मसल बनेंगी। और अब देखो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखो कैटाबॉलिज्म, देखो अभी वीडियोज़ भी इसमें चलाएंगे क्योंकि वो भी काम का था, क्योंकि थोड़ा इसमें ऊपर चला गया है। छोड़ो देखो कैटाबॉलिज्म बॉडी सबसे पहले तो कार्ब्स को यूज करेगी, और अगर कार्ब्स ख़त्म हो जाएंगी तो जो गुरुमान ने कार्डियो वाले में बोला था ना, तो बॉडी फैट को टैकल नहीं करेगी। फैट से आसान होता है प्रोटीन को बॉडी के लिए तोड़ना है। क्यों? तो क्योंकि देखो जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करोगे तो प्रोटीन को टैकल करना फैट से इसीलिए आसान होता है कि क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसा बोला था सेम होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, वो यही चीज़ यूज़ हो रहा है जो बताया कि एमोनिया ग्रुप का डिफरेंस होता है। बस एमोनिया ग्रुप हटा के कुछ और लगा देगा तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन जाएगा। इसीलिए फैट को नहीं टैकल करती है, मसल को टैकल करके उससे ब्रेक डाउन करती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बना देना, कार्बोहाइड्रेट बना देना उसके लिए आसान होता है क्योंकि केवल NH3 ग्रुप हटाना होता है। इसलिए कार्ब्स के बाद जो है प्रोटीन को टैकल करती है जब आप हाइट एक्सरसाइज करती हो। और ये फास्टिंग का पता नहीं क्या लिखा है कि मतलब इस फास्टिंग जब ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हो नॉर्मली, तो मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि ट्राइग्लिसराइड का यूज करता है। और जो है ये सोया प्रोटीन जो बताया, मतलब कि ये वे और ये तो बता रहा है कि दोनों मिल्क में मिलता है, लेकिन सोया किस तरह की चीज़ में मिलता है, ये वेजिटेरियन फूड में मिलता है शायद, वही जो कि पालक ये सब, मतलब ये घास फूस ये सब वेजिटेरियन फूड में सोया प्रोटीन मिलता है। नाइट्रोजन बैलेंस बहुत इजीली मैं समझा रहा हूं आपको। ऐसा कब होता है? जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी बॉडी जाती है कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर लेती है एनर्जी के तौर पर इन इमरजेंसी, जो बीमार हो आपकी बॉडी लड़ने के लिए बीमारी से। तो यहाँ पे ये तो है जितना आप लोग ज्यादा आपकी बॉडी क्या कर रही है भाई, इसको ब्रेक डाउन करिए, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। इसी भाई इसको ब्रेक डाउन करिए, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इसी को बोलते हैं मसल ब्रेक डाउन। ऐसा स्पेसिफिकली तब होता है जब आप बहुत देर तक वर्कआउट करते हुए ट्रेनिंग करते हो, मतलब चेंज कम कर रही है, मतलब होता है कि बॉडी डिमांड है। तो जो एक्स्ट्रा 10 है ये हेल्प करेंगे आपको
आप कितना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करिए मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी को आप कितना कंटीन्यूअस प्रोटीन देते जा रहे हो वो बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हो कई बार कि सर मैं 1 मील के अंदर कितना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है फूड के ऊपर कि आप किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप चिकन कंज्यूम करो, चिकन आपका लगभग 8 से 10 घंटे में ऑलमोस्ट पूरी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब आपने अगर चिकन खाया तो चिकन खाने के बाद आपको आपकी बॉडी मतलब चिकन आपका डाइजेस्ट हो धीरे डाइजेस्ट होकर धीरे एमिनो एसिड आ भी रहा है, तो मतलब कि आपकी बॉडी ऐसा नहीं है कि आपने आधी किलो चिकन खा लिया तो उसके अंदर आपको मान लेते हैं आपको एग्जांपल कितना प्रोटीन मिला है, मान लीजिए 150 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे नहीं केवल 150 ग्राम प्रोटीन नहीं, तो वो जब जैसे डाइजेस्ट हो धीरे एमिनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्रेस्ट में। तो वही कहने का मतलब है कि चिकन में धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते डाइजेस्ट होते धीरे धीरे जाता है शायद, वही जो नहीं समझ में आया था बस चला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी बॉडी को कंटीन्यूअस एमिनो एसिड मिलते जा रहे हैं। तो मेन चीज ये कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रहना और कंटीन्यूअस एमिनो एसिड प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। तो ये है बॉडी ये मांगती है। तो इसका मतलब अगर वे प्रोटीन को कैसीन प्रोटीन से इस केस में कंपेयर करो, कैसीन प्रोटीन ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैसीन प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, मान लो 60 ग्राम आपने 2 सर्विंग कंज्यूम कर ली, आपको मान लेते हो उसमें आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो 40 ग्राम प्रोटीन एकदम से ऐसे ही आपके ब्लड में पहुंच जाएगा नहीं, वो स्लो जाता रहेगा। लेकिन वहीं आपने 2 वे प्रोटीन यूज कर लिया तो आपको ब्लड में जाएगा और वो एक्सेस होगा, एमिनो एसिड तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके बाद में किसमें हो जाएगा, फैट के अंदर, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस आपको बाद में समझाऊंगा, जब मैं एनर्जी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो बहुत सिंपल सा। और प्रोटीन रिकमेंडेशन जो 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट है नॉर्मल इंसान का, उन्हें तो जैसे जैसे इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बढ़ती जाएगी फिर 1 से इंटू कर सकते हैं, फिर 1.2 से, फिर 1.5, फिर 1.8 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से इंक्लूड कर सकते हो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फास्टिंग के अंदर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे, बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है। उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसमें कोई नॉर्मल हाई फाई एक्सरसाइज नहीं करते हैं फास्टिंग, बस नॉर्मल कुछ करते हैं भी या नहीं, वो इस्तेमाल होंगे। तो डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर। तो ये इसके बारे में फैट वाले पार्ट में फैट बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ना कि फैट को। एक बार समझ में आ गई।